हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सोल्व करते हैं जेट ICAR BHU लाइव टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट नंबर सेकंड ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज को किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको i10 पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी नए स्टूडेंट है और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ पाना चाहते हो या फिर लाइव टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर ज़रूर दबा देना है, जिससे कि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी होती है। याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया सबसे टालेस्ट जो ब्रीड होती है वो कौन सी होती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लिंकन होती है, नेलोरी होती है, अविवस्त्र होती है, फिर मेरिन होती है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि कौन सी होती है सबसे टालेस्ट ब्रीड। तो कौन सी होती है, याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जिसने भी कमेंट किया है बी, उसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, नेलोरिया नेलोर होती है। कौन सी होती है, नेलोरिया नेलोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार क्लियर भी कराया है और यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी, 1960, 1970, 1980 या फिर 1990। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत या फिर इसका स्टार्टअप कब किया गया था, तो इसका जो स्टार्टअप किया गया था ये किया गया था 1970 में। कब किया गया था, 1970 में। और इसके साथ साथ यार इससे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड का जो उद्देश्य था, ये था यहाँ दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाना। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, ये था यहाँ दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, फिर दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि दुग्ध में वसा किस रूप में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो फैट होती है वो किस फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है फॉर्म, ठीक है, किस रूप में पूछी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉर्म फैट का। तो जल्दी से बताएंगे किस फॉर्म में होती है, इमल्सन में, कोलोइडल में, सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन में। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि दूध में वसा किस फॉर्म में पाई जाती है, तो होती है यहाँ इमल्सन के रूप में। किस रूप में होती है, इमल्सन के रूप में। ठीक है, जिसने भी एक कमेंट किया है उसका राइट आंसर है किस रूप में होती है वसा, ये होती है इमल्सन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भेड़ के बधियाकृत। याद रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि भेड़ के बधियाकृत नर मेमने के मांस को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशल कंडीशन दे रखी है कि आपके पास बधियाकृत नर मेमना है, तो इसके मांस को आप किस नाम से जानोगे, विडर, टेंडर, मटन या फिर लाल मांस। तो किसके नाम से ना जानोगे, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये तो पता होगा कि यार हम जो भेड़ का मांस होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, मटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी को पता है कि भेड़ का जो मांस होता है, मीट होता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मटन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि यार हम बधियाकृत नर मेमने के मांस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है यहाँ विडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि खुरपका एवं मुहपका रोग परियोजना निदेशालय कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा कि खुरपका और मुहपका का जो परियोजना निदेशालय अर्थात यहाँ डायरेक्टरेट है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए कि खुरपका एवं मुहपका रोग परियोजना या फिर जो डायरेक्टरेट कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं खुरपका एवं मुहपका रोग का जो डायरेक्टरेट होता है ये कहाँ पर स्थित होता है, ये होता है मुक्तेश्वर में होता है। याद रखिएगा, इससे मुख्यतः दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है यहाँ खुरपका एवं मुहपका रोग किसकी कमी से होता है या फिर यानी कौन सा इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म या फिर रोग कारक, तो होता है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो होता है गाय और भैंस में होता है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा, तो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अगर हम बात करते हैं किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो होता है गाय और भैंस में होता है। और अगर हम बात करते हैं इसका डायरेक्टरेट कहाँ पर है, तो इसका डायरेक्टरेट कहाँ पर स्थित होता है, मुक्तेश्वर में होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गर्भर विधि में मशीन को प्रति मिनट चक्कर घुमाई जानी चाहिए। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछे RPM अर्थात यहाँ राउंड पर मिनट। यहाँ गर्भर विधि यहाँ 1 मिनट में कितनी बार चक्कर लगा देती है उसकी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, राउंड पर मिनट कितने होते हैं गर्भर विधि के, तो ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि 1000, 1100, 5000 या फिर 500। अर्थात यहाँ 1 मिनट में कितने चक्कर लगा देती है गर्भर मशीन।
जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं गर्बर विधि या फिर गर्बर मशीन तो ये लगा देती है 1100। याद रखना राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ 1100 राउंड पर मिनट, ठीक है, कितने होते हैं राउंड पर मिनट, ये होते हैं 1100 होते हैं, न कि 1000 होते हैं। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ज़ेर या अप्रानाल का निष्कासन पशु के ब्याने के कितने समय में हो जाना चाहिए। याद रखें यहाँ पर आपसे अप्रानाल का जो निष्कासन होता है, ठीक है, जिसे आप देसी भाषा में जानते हो जर के नाम से, ठीक है, जब भी पशु ब्याता है तो उसके यहाँ जर लटकती है, तो इस जर का निष्कासन कितने समय में हो जाना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो 2 से 4 घंटे में, 5 से 6 घंटे में, 15 से 16 घंटे में, या फिर 1 से 2 घंटे में। तो आपकी दृष्टि से राइट आंसर क्या है ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए जल्दी से कि अप्रानाल का निष्कासन कितने समय में हो जाना चाहिए। यहाँ अगर हम बात करते हैं कितने समय में, तो ये हो जाना चाहिए 5 से 6 घंटे के अंतर्गत। कितने समय में हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 5 से 6 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भारत के एकमात्र पक्षी वैज्ञानिक कौन थे या फिर कौन है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा कि पक्षी वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, यहाँ जिसे ब्रिड्समैन के नाम से जाना सा है, तो जल्दी से बताएंगे ब्रिड्समैन के नाम से किसे जाना सा है, सालिम अली को, बीपी पाल को, एसके बसल को, या फिर सीडी माया को। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ, ये वैसे राजस्थान जी के क्वेश्चन है, राजस्थान में ये कई बार पूछा गया है, तो आपको वैसे पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर में भी, इसलिए आपको याद रखना होगा कि अगर हम बात करते हैं ब्रिड्समैन तो ये बोला सा है सालिम अली को बोला सा है। किसे बोला सा है यहाँ, ब्रिड्समैन ये बोला सा है, ब्रिड्समैन ये बोला सा है सालिम अली को बोला सा है। किसे बोला सा है, सालिम अली को बोला सा है। और अगर हम बात करते हैं जो सालिम अली का जो संबंध होता है ये किससे होता है, तो ये होता है यहाँ केवलादेव जो अभ्यारण्य है जो कि भरतपुर में स्थित है, तो इससे इसका संबंध माना सा है। किससे माना सा है, भरतपुर में केवलादेव से इसका संबंध माना सा है। और यहाँ ब्रिड्समैन के नाम से किससे जाना सा है, सालिम अली को ही जाना सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। इसके साथ साथ यहाँ अगर हम बात करते हैं जो बीपी पाल का संबंध है, तो बीपी पाल का संबंध किससे होता है, रोज से होता है। अगर हम बात करते हैं एसके वसल का संबंध किससे होता है, तो एसके वसल का संबंध होता है मेज से, मतलब मक्का से होता है। और अगर हम बात करते हैं सीडी माया का संबंध, तो सीडी माया का संबंध किससे होता है, बीटी कॉटन से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का दें एक लाइक, इस वीडियो का दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ब्यूटारोमीटर में रीडिंग्स मान अंकित होता है, अर्थात कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है उसकी रीडिंग क्या होती है, ये आपको बताना है। 0 से 10 होती है, 0 से 30 होती है, 0 से 40 होती है, फिर 0 से 100 होती है। जल्दी समझेंगे कि जो ब्यूटारोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो इस पर कितनी रीडिंग्स होती है, 0 से 10, 0 से 30, 0 से 40, या फिर 0 से 100। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं ब्यूटारोमीटर तो इसकी जो रीडिंग्स होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 0 से 100 तक होती है। कितनी होती है, 0 से 100 तक होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो लेक्टोमीटर होता है, याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेक्टोमीटर, तो लेक्टोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो लेक्टोमीटर में कितनी होती है, 0 से 40 होती है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया ब्यूटारोमीटर, तो ब्यूटारोमीटर में कितनी होती है, 0 से 100 होती है, 0 से 100 होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि लेक्टोमीटर में कितनी रीडिंग्स होती है, तो लेक्टोमीटर की जो रीडिंग्स होती है ये कितनी होती है, 0 से 40 होती है। कितनी होती है, 0 से 40 होती है। ठीक है, क्वेश्चन याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा वैसे है कि चिकन और हैन जो फिजिकल डिसऑर्डर होता है ये किस फल से संबंधित होता है, किन्नों में होता है, अनार में होता है, अंगूर में होता है, फिर आंवले में होता है। तो सभी को पता है यहाँ हैन एंड चिकन जो फिजिकल डिसऑर्डर होता है, दही के विकार होता है, तो ये किसका होता है, ये होता है अंगूर का होता है। किसका होता है, अंगूर का होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी कमी से होता है, तो ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। किससे होता है, बोरोन तत्व की कमी से होता है। दोबारा से देख लीजिए, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हैन और चिकन जो फिजिकल डिसऑर्डर होता है, दही की व्याधि होती है, तो ये किस फल से संबंधित होती है, ये होती है यहाँ ग्रेप्स या अंगूर से संबंधित। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो ये होती है यहाँ बोरोन तत्व की कमी से होती है। किससे होती है, बोरोन तत्व की कमी से होती है। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि डायमंड बैकमोथ सबसे ज़्यादा किस फसल को प्रभावित करता है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि डायमंड बैकमोथ जो कीट होता है ये सबसे ज़्यादा किस फसल को डैमेज करता है, आलू को, टमाटर को, भिंडी को, या फिर गोभी वर्गीय फसलों को। तो राइट आंसर क्या है ये आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि डायमंड बैकमोथ किस फसल को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, आलू को, टमाटर को, भिंडी को, या फिर गोभी वर्गीय फसलों को। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं DBM, तो ये सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है ये करता है गोभी वर्गीय फसलों को करता है। किससे करता है, गोभी वर्गीय फसलों को करता है। और हम बात करते हैं गोभी वर्गीय फसलों में मुख्यतः कौन कौन सा आता है, तो ये होता है पत्ता गोभी और फूल गोभी आता है। कौन कौन सा आता है, पत्ता गोभी और फूल गोभी आता है।
ठीक है यार, हाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको स्पेशली याद रखना होगा कि डायमंड बेक मोथ मतलब DBM सबसे ज़्यादा किसे डैमेज करता है, पत्ता गोभी और फूल गोभी को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रेन्युलेशन किस फल का एक विकार होता है। तो यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ग्रेन्युलेशन का मतलब होता क्या है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं कोई सा फ्रूट है, ठीक है, मान लीजिए कोई सा भी फ्रूट है, उसके मध्य क्या होता है, यहाँ दानेनुमा संरचना बन जाती है। क्या होता है, दानेनुमा संरचना बन जाती है, और इन दानेनुमा संरचनाओं का बनना ही क्या कहलाता है, ग्रेन्युलेशन कहलाता है। याद रखना, कोई सा भी फल होता है जिसके मध्य क्या होता है, ग्रेन्युलेशन, मतलब यहाँ दानेनुमा संरचना बन जाती है, और इन दानेनुमा संरचनाओं को किस नाम से जाना है, इन्हें जाना है ग्रेन्युलेशन के नाम से जाना है। और अगर हम बात करते हैं ये किस फल का विकार होता है, तो होता है मुख्यतः नींबू वर्गीय फलों का होता है। किसका होता है, नींबू का होता है, फिर नींबू वर्गीय फसलों का होता है, फलों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जो मिर्च की जो सीड रेट होती है, तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि मिर्च की सीड रेट क्या होती है प्रति हेक्टेयर। 1.5 से 2, 0.5 से 1, 2 से 3, या फिर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो जल्दी से देंगे आपका राइट आंसर क्या है कि मिर्च की प्रति हेक्टेयर सीड रेट क्या होती है, बीज दर क्या होती है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं मिर्च की जो सीड रेट होती है ये कितनी होती है, ये होती है 1.5 से 2 किलोग्राम होती है। कितनी होती है, 1.5 से 2 किलोग्राम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ ये दोनों ही तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कब की गई थी इसकी स्थापना, या फिर कहाँ पर की गई थी। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये कि कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब की गई थी। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से कि कब की गई थी, 1984 में, 1950 में, 1955 में, या फिर 1972 में। तो राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में की गई थी। कब की गई थी, 1984 में। और अगर हम बात करते हैं कहाँ पर की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1984 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि गुलाब के फल या फूल को किस नाम से जाना है। तो जल्दी से जाएंगे कि फल या फूल को किस नाम से जाना है। यहाँ अगर हम बात करते हैं गुलाब के फल या फूल, तो इसे जाना है हिप्स या हिप के नाम से जाना है। याद रखना, हिप या हिप्स के नाम से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है पूसा मखमली किसकी किस्म होती है। याद रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पूसा मखमली किसकी किस्म होती है। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि भिंडी, बैंगन, मिर्च या फिर टमाटर। तो राइट आंसर क्या होगा ये आपको जल्दी से बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि पूसा मखमली किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। तो ये होती है यहाँ भिंडी की होती है। किसकी होती है, भिंडी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है पूसा मखमली किसकी किस्म होती है। तो यहाँ एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि पूसा मखमली किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि किसकी होती है, भिंडी की होती है, बैंगन की होती है, मिर्च की होती है, फिर टमाटर की होती है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं पूसा मखमली, तो ये किसकी होती है, भिंडी की होती है। याद रखना, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पूसा मखमली किसकी होती है। तो ये होती है भिंडी की होती है। किसकी होती है, भिंडी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विपटेल रोग सामान्यतः किस फसल में लगता है। तो यह लगता है फूल गोभी में होता है। यार हाँ, अगर हम बात करते हैं विपटेल रोग सामान्यतः किस फसल में लगता है, तो ये लगता है फूल गोभी में। और अगर हम बात करते हैं किस तत्व की कमी से होता है, याद रखना दोनों ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है ये पूछा गया है कि विपटेल रोग सामान्यतः किस फसल में लगता है या फिर किस फसल में होता है। तो होता है फूल गोभी में होता है। किस में होता है, फूल गोभी में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस तत्व की कमी से होता है, तो होता है यहाँ मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किससे होता है, मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बकरी की बारबरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है। यार हाँ, इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट कमेंट करना होगा कि बकरी की जो बारबरी नस्ल है तो इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा होता है। इटावा उत्तर प्रदेश, अलवर राजस्थान, सोमानिया अफ्रीका, या फिर गुरदासपुरा पंजाब। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, या फिर आपको आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट को कभी भी किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि कभी भी किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यूरिया में, MOP में, DMP में, या फिर गोबर की खाद में अर्थात FIM में। जल्दी से पाएंगे कि जिंक सल्फेट को कभी भी किसके साथ नहीं मिलाकर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया में, MOP में, DAP में, फिर गोबर की खाद में। तो राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। कौन सा होगा यार, हाँ DAP होगा।
जिंक सल्फेट को कभी भी किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, DAP के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि किस पोषक तत्व को पौधे धनायन और ऋणायन के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसे पौधे धनायन और ऋणायन दोनों ही रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए और राइट आंसर बताइए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, फिर जिंक। जहाँ अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसे धनायन और ऋणायन दोनों के रूप में ग्रहण कर दिया जाता है, तो होता है यहाँ नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। अब कैसे होता है इसे भी हम समझ लेते हैं कि आपने ये तो पढ़ा होगा, यहाँ नाइट्रोजन मुख्यतः 3-4 फॉर्म में होता है। एक तो होता है नाइट्राइट होता है, एक होता है नाइट्रेट होता है, एक होता है अमोनिया होता है। ठीक है, यहाँ एक होता है नाइट्राइट होता है, एक होता है नाइट्रेट होता है और एक होता है अमोनिया होता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं जो नाइट्राइट और नाइट्रेट होता है, यहाँ नाइट्राइट और नाइट्रेट जो होता है तो इसमें क्या होता है, माइनस फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ ऋणायन फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमोनिया में, जहाँ अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है धनायन फॉर्म में होता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट में, तो इन दोनों में तो किस में होता है, यानी माइनस में होता है, मतलब ऋणायन में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमोनिया में, तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में होता है, ये होता है धनायन या फिर प्लस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आपको समझ ही आ गया होगा कि इसी क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसे हम पौधे धनायन और ऋणायन रूप में ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दें एक लाइक, इस वीडियो का दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम बहुत, ठीक है।